तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब कुछ सही होगा। ठीक है, आज हम इस नए लेक्चर के सीरीज में एक नए लेक्चर में, ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? साइकेट्रिक नर्सिंग। क्या साइकेट्रिक नर्सिंग? लिखो, क्या पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक मतलब होता क्या है? बहुत बच्चे पूछेंगे सर ये साइकेट्रिक क्या होता है। ठीक है, आपने पागलों के बारे में सुना है? पागलों के बारे में सुना होगा। तो हम यहाँ पे आप पागलों के बारे में पढ़ने वाले। पागलों का मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, किसके बारे में? मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग को ही हम साइकेट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं। और साइकेट्रिक जो वर्ड है वो आया कहाँ से? पढ़ने से पहले हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि ये जो साइकेट्रिक वर्ड है ये आया कहाँ से। ठीक है, अब देखो, जो साइकेट्रिक होता है ना, साइकी का मतलब होता है, ये तुम्हारे फर्स्ट टर्म है। साइकी का मतलब होता है हमारा माइंड। क्या होता है? माइंड, MIND, माइंड। ठीक है, हमारा ब्रेन। आइट्री का मतलब होता है ट्रीटमेंट या थेरेपी। ठीक है, ट्रीटमेंट कह सकते हैं या फिर थेरेपी कह सकते हैं। ठीक है, तो साइकी का मतलब हो गया हमारा दिमाग और आइट्री का मतलब होता है थेरेपी। तो हम ऐसा स्टडी करने वाले हम साइकेट्रिक, ये स्टडी होती है जिसमें हम माइंड के बारे में पढ़ते हैं एज वेल एज उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं रिलेटेड। जैसे माइंड के डिसऑर्डर्स, जैसे सिजोपिनिया हो गया, OCD हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गया, ये सारे डिसीज, ये सारे कंडीशंस हमारे साइकेट्रिक के अंदर आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ साइकेट्रिक के डेफिनेशन देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया था। वो इंस्टीट्यूट क्या है? WHO। क्या? WHO ने दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। क्या था कि स्टेट ऑफ वेलबींग, क्या है? स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रिलाइज हिज ओन ability, can cope with a normal stress of life, can work productivity and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? WHO ने तो डेफिनेशन दे दिया है ना। WHO का क्या काम था? उसने डेफिनेशन दे दिया। अब उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कौन करेगा? हम करेंगे, टीचर्स करेंगे। ठीक है, अब बस सुनो बस, कि एक ऐसा स्टेट जिसमें एक नॉर्मल पर्सन या एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, एक इंडिविजुअल जो कि रियलाइज करता है हिज और ओन एबिलिटी, अपना क्षमता, कैन कोप विद अ नॉर्मल स्ट्रेस। एक ऐसा स्टेट जिसमें एक पर्सन अपने आप को रियलाइज करता है टू कोप विद अ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिविटी एंड फ्रूटफुली। जो कि वो वर्क करे, वो एक प्रोडक्टिविटी वर्क करे, मतलब एक काम के लिए वर्क करे। जैसे कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो ऑफिस? अगर आप ऑफिस जाते हो तो क्यों जाते हो? मेन चीज़ क्या है कि आपकी सैलरी आएगी, सैलरी आएगा तो आपका लिविंगहुड अच्छा होगा, यही होता है ना। फ्रूटफुल एंड इज एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज कम्युनिटी, और वो अपने कम्युनिटी में एक अच्छा काम भी कर सके। ठीक है कि नहीं? जैसे आप हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, पढ़ोगे, कल को एक नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। जब नर्सिंग ऑफिसर बनोगे तो क्या होगा? अपने फैमिली मेम्बर को भी एक अच्छा लेवल पे, पोजीशन पे पढ़ोगे, और कम्युनिटी में आपका क्या होगा? एक कम्युनिटी में आपका नाम होगा, कम्युनिटी में आपकी एक पहचान बनेगी। तो क्या अपने आप को एक कम्युनिटी में रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। ठीक है, तो इसको दिया था हमारे WHO ने ये दिया था। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेम टू सेम हमें डेफिनेशन कॉपी में लिखना रहता है जब भी हमारे पेपर में आता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं कि स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज ओन एबिलिटी, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिविटी एंड फ्रूटफुली, इज एबल टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इसके कुछ कॉजेज। ठीक है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ साइकेट्रिक। ठीक है, या फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तब करने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता करेंगे। ठीक है, पढ़ने से पहले हमें ये एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जो कि हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में बार बार रिपीट होंगे। जैसे सबसे पहला क्या टर्मिनोलॉजी है? मूड। ठीक है, अब देखो, मूड तो सबको पता होगा भाई। मूड जैसे कहते नहीं, आज मेरा मूड नहीं है पढ़ने, कहते नहीं आज मेरा मूड नहीं है पढ़ने का। ठीक है, आज मेरा ये करने का मूड नहीं है, ये हो गया मूड। तो ये मूड क्या हो जाता है कि हमारे जो हम एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, वो हो जाता है। ठीक है, अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट हमारा हो जाता है इंटरनल फीलिंग। ठीक है, मूड जो कि हम एक्सप्रेस कर जाते हैं, अफेक्ट हमारी इंटरनल फीलिंग। ठीक है, देखो पेपर में हमेशा आता है मूड और अफेक्ट के बारे में डिफरेंस करने को आता है, या फिर एक्सप्लेन डिफाइन मूड एंड अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट का मतलब हो जाता है हमारी इंटरनल फीलिंग, वेरएस मूड जो होता है हम एक्सप्रेस जो करते हैं। ठीक है, इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है मेरे भाई, इनसाइट का मतलब डिग्री ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, हमारे कितना अवेयरनेस है ऑफ ओन इल। ठीक है, डिग्री ऑफ अवेयरनेस ऑफ ओन इल। ठीक है,
डिग्री ऑफ अवेयरनेस ऑफ ओन इल इज नोन एज इंसाइट, ठीक है। एड्रेशन का मतलब, एड्रोनिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ प्लेजर, ठीक है, लॉस ऑफ प्लेजर इज नोन एज एडोनिया, ठीक है। एडोनिया का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ प्लेजर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैफुलेशन का मतलब होता है, कैफुलेशन, ठीक है। कैफुलेशन का मतलब होता है जैसे कि कुछ कहते नहीं है कि भाई मुझे पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, कहते नहीं भाई मुझे, मैं बैठा रहता हूँ मुझे पुरानी पुरानी बातें बहुत याद आ जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैफुलेशन, ठीक है। पुरानी बातें याद आना, या फिर मेमोराइजिंग ओल्ड थिंग्स या थॉट, ठीक है, अपनी पुरानी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं न्यूलॉगिज्म, ठीक है। न्यूलॉगिज्म को मतलब होता है, जैसे कुछ देखा होगा, कुछ मेंटल हेल्थ के पर्सन होते हैं जो किसी एक वर्ड को लेके बार बार बोलते रहते हैं, जो कि वो मीनिंगफुल रहता है, सॉरी मीनिंगलेस होता है, क्या कहते हैं, मीनिंगलेस होता है। तो न्यूलॉगिज्म का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा पर्सन जो कि बार बार किसी एक वर्ड को रिपीट कर रहा है, और वर्ड को रिपीट करने के बाद वो वर्ड जो होता है वो कोई मीनिंगलेस होता है, ठीक है। जैसे कोई होगा, देखिए एक पेशेंट है, ठीक है, वो थोड़ा मेंटली डिसऑर्डर है, मेंटली अनहेल्दी है, ठीक है। उसको देखोगे कहीं रोड के साइड में बैठा होगा, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होगा, आप उसके पास जाओगे तो वो सोचोगे यार आप सोचोगे यार क्या बोल रहा है ये, क्यों, आपको क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो आपके लिए जो वर्ड वो बोल रहा है वो आपके लिए क्या है, एक नया वर्ड है जो कि एक मीनिंगलेस है, तो उसी को हम कहते हैं न्यूलॉजिज्म। न्यूलॉजिज्म का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जो कि मीनिंगलेस हो, क्या हो, मीनिंगलेस हो, ठीक है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, प्रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता बचाना, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि एक सिंगल वर्ड को बार बार रिपीट करना, जैसे कि सिंगल वर्ड को रिपीटेड करना, जैसे रिपीट करना, जैसे बहुत सारे मेंटल हेल्थ पर्सन को देखा होगा आपने, जो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्रिजर्वेशन, ठीक है। टेंजेंटियल क्या होता है, टेंजेंटियल का मतलब होता है, देखो टेंजेंटियल एंड सर्कमस्टेंबिलिटी, ये दो आपको कंफ्यूज कर जाएगा। टेंजेंटियल का मतलब होता है कि पेशेंट स्टार्ट गिविंग आंसर एंड देन ही मूव फ्रॉम इट, ठीक है। जैसे आपने किसी एक पेशेंट से पूछा, साइकेट्रिक का पेशेंट था, ठीक है, उससे आपने पूछा कि भाई तुमको क्या हो गया था, तुम्हें क्या दिक्कतें थी, ठीक है, तो वो स्टार्ट करेगा अपनी कहानी बनाने से कि सर देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे घर वालों ने ऐसा किया था, वो करते 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 वो पहुंच जाएगा अमेरिका, है, वो पहुंच जाएगा भाई लंदन, वो पहुंच जाएगा, मैं यहाँ था, जैसे मान लो वो उत्तर प्रदेश का, तो वो कहेगा कि मैं यहाँ से यहाँ मुंबई चला गया, यहाँ से केरला चला गया, तो क्या होगा कि बात करते 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 वो मूव आउट कर गया, तो उसको कहते हैं टेंजेंटियल, ठीक है। टेंजेंटियल मूव आउट करना, एक तरीके से मूव आउट कर जाता है बात से। सर्कमस्टेंबिलिटी क्या होती है, सर्कमस्टेंबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो वो, अगर जैसे आपने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, अगर मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो आप जाहिर से बोलोगे मेरा नाम XYZ कुछ भी है, ऐसे बोलोगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलेगा मेरा नाम रमेश है, और मेरे दादाजी का नाम रामपाल था, मेरे फूफा जी का नाम ये था, मेरे दादाजी का नाम ये था, मेरे पापा का नाम ये था, मेरे फूफा का नाम ये था, ऐसे बातों को वो घुमाएगा, ठीक है, वो बातों को घुमाना स्टार्ट करेगा। अब घुमाने वाली बातों को क्या कहते हैं, हमारे सर्कमस्टेबिलिटी, ठीक है, कि टू द पॉइंट बात नहीं करेगा वो पेशेंट, क्या है, टू द पॉइंट बात नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ देखते हैं। देखो अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि टर्मिनोलॉजी, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन पॉइंट, मेन जिसे कहते हैं ना हार्ट ऑफ द साइकेट्रिक जिसे कहते हैं, वो होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ से ही आपका बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन आता है, क्या, एक होता है इंडियन, एक होता है WHO, एक होता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ठीक है। APA का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ठीक है, अमेरिका अपना खुद का देता है, तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इंडियन, WHO और हमारा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अब जो WHO था ना वो ICD, इसे कहते हैं ICD 11। अब देखो 11 नहीं था, पहले 10 था, आगे चल के उसको रिवाइव किया गया, उसको 11 कर दिया गया था, ठीक है, ICD 11। और फिर उसके बाद अमेरिकन का जो था वो DSM 5 था, DSM 5,
ठीक है, DSM-5। अब देखो मेरे भाई ये नया टर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप पूछोगे यार ये ICD क्या होता है, ये DSM क्या होता है, ठीक है। देखो एक नया टर्मिनोलॉजी है जिसमें WHO ने हमें एक कोड दिया था, ठीक है। इस ICD के अंदर टोटल 11 कोड होते हैं, ठीक है। उस 11 कोड के अंदर हम सारे डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सारे साइकेट्रिक डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वेरएज अमेरिकन वालों ने अपना DSM दिया था। तो अब ये पूछो कि ICD का फुल फॉर्म क्या होता है ना। ICD का फुल फॉर्म भी तो पता होना चाहिए। तो ICD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, ठीक है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11, ठीक है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11। वेरएज DSM का होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक्स ऑफ मैनुअल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब देखो इंडियन में भी फर्दर 3 टाइप में क्लासिफिकेशन होता है, साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड अदर डिसीज। साइकोसिस क्या होता है कि साइकोलॉजिकल जो साइकोसिस, जैसे देखो फंक्शनल डिसऑर्डर, ठीक है। अफेक्टिव डिसऑर्डर, फिर उसके बाद होता है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये हो गया न्यूरोसिस। अब भाई फंक्शनल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, देखो फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो कि हमारे कहीं ना कहीं फंक्शन से रिलेट करते हो। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हो गया सिजोपीनिया, फंक्शनल डिसऑर्डर में हमारा आता है सिजोपीनिया। अफेक्टिव में क्या आता है भाई, अफेक्टिव में क्या आता है, अफेक्टिव में जैसे मेनिया आ गया, डिप्रेशन आ गया, ये सब था। ऑर्गेनिक में क्या आता है, ऑर्गेनिक में आ जाता है हमारा जैसे एमनेसिया आ गया, डिलिरिज्म आ गया, एमनेसिया हो गया, डिलिरिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। न्यूरोसिस में क्या आता है, न्यूरोसिस में जैसे PTDS होता है, फिर उसके बाद OCD, आपका नाम सुना होगा, OCD होता है। ये सारे आते हैं हमारे न्यूरोसिस में, जो कि न्यूरो से हमारे डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स हमारे रिलेट करते होंगे। तो ये सब हमारे क्लासिफिकेशन में हम ये जो ICD है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11, इसके कोड्स होते हैं। और DSM के भी, DSM के वैसे हम पढ़ते नहीं है, लेकिन ICD के कोड्स सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। ले लिया, स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ICD और कुछ DSM में डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ने के बाद हम इसके कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वेल गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं, ICD के कुछ कोड्स पढ़ने वाले, ठीक है। ICD का कोड्स इन द सेंस हो जाता है जैसे कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज जो कि WHO ने दिया था, उसके कुछ कोड्स होते हैं। अब ICD 11 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ 11 स्पेक्ट्रम्स देखेंगे, 12 हो गए, लेकिन हम ICD 11 की टर्मिनोलॉजी से उसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसीज, ठीक है। MD का मतलब होता है मेंटल डिसीज। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसीज, F00 से F09 के उसको देते हैं, कोडिंग करते हैं, ठीक है। सब्सटेंस यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर F10 से F19। सिजोपेनिया, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, IMP लिख रहा हूँ यहाँ पे। सिजोपेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर प्राइमरी डिसऑर्डर्स F20 से F29। मूड डिसऑर्डर, ये भी IMP है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर F30 से F34। एंजाइटी, फियर एंड पैनिक डिसऑर्डर F40 से F48। ऑब्जर्व कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर OCD जिसे कहते हैं, ठीक है। F42 से F42 जिसे कहते हैं IMP। इसको F42 की जगह हम F42 भी लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स F80 से F89। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर F50 से F59। बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर F90 से F98। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, IMP पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर F60 से F69। अदर मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल है ना, मेंटल डिसऑर्डर F70 से F79, ठीक है। अनस्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर F99। अब भाई इसमें इंपॉर्टेंट मुझे बता दो, है ना, मुझे ऐसा बताओ कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे हो गया सिजोपेनिया, एक हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल, ये भी IMP हो जाता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, ठीक है। फिर हाँ, इसमें अगर हमें देखो पढ़ना तो सब कुछ है भाई, पढ़ना तो हमें सब कुछ है, पेपर में कहीं से भी आ सकता है, लेकिन कुछ कहते नहीं इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ये सारी हो गए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं इथियोलॉजिकल बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स। व्हाट आर द इथियोलॉजिकल ऑफ बायोसोशल फैक्टर्स, ठीक है। व्हाट आर द इथियोलॉजी ऑफ बायोसोशल फैक्टर्स, व्हाट इज द इथियोलॉजी। अगर पेपर में आता भाई कि इथियोलॉजी के बारे में बताइए, है ना, इथियोलॉजी के बारे में बताइए कि इथियोलॉजी क्या होता है बायोसोशल फैक्टर्स का, या फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के, व्हाट आर द इथियोलॉजीज। कुछ कॉमन इथियोलॉजीज को बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर हम बोलें तो कॉजेज होता है, लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक टर्म में बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म में बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इथियोलॉजी, इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी। अब भाई इटियोलॉजी क्या क्या होता है जल्दी बता दो। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
पढ़ा होगा, 2 साल पढ़ लिया, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारी टियोलॉजी पढ़े होंगे, कुछ दिमाग लगाओ। जैसे होता है बायोलॉजिकल, क्या होता है सबसे पहले बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल होता है, और बताओ बायोलॉजिकल हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है साइकोसोशल, साइकोसोशल होता है, फिर साइकोसोशल होता है, और साइकोसोशल हो गया, सोशल होगा और फिजियोलॉजिकल होगा, फिजियोलॉजिकल होगा, और क्या होगा बताओ, साइकोसोशल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, साइकोसोशल हो गया, सोशल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, और फिर एनवायरमेंटल। अब ये इथियोलॉजी किसका है भाई, इथियोलॉजी कॉजेस किसके हम पढ़ रहे हैं, बायो साइको सोशल फैक्टर, क्या बायो साइको सोशल, बायो साइको सोशल फैक्टर्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायो साइको सोशल फैक्टर, एक इंसान वो मेंटल कब होता है भाई, देखो बहुत सारे कॉजेस होते हैं, लेकिन कुछ एथोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजिकल हो सकता है, साइको सोशल हो सकता है, सोशल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड, या फिर एनवायरमेंटल। तो ये सारे कॉजेस होते हैं हमारे क्या कहते हैं बायोसोशल फैक्टर्स के, ये नोट कर लिया, नोट हो गया। अब हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरीज के बारे में। थ्योरी जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा, साइकोलॉजी में कौन कौन सी थ्योरी होती है बताओ, सिगमुंड फ्रॉइड की थ्योरी, साइको सोशल एनालिटिकल थ्योरी, साइको सोशल होता है, ठीक है, साइको सेक्सुअल होता है, साइको सेक्सुअल स्टेज जिसमें हमारे सिगमुंड फ्रॉइड साहब ने दिया था, ठीक है, सिगमुंड फ्रॉइड साहब ने दिया था साइको सेक्सुअल स्टेज, वेयर साइको सोशल स्टेज सोशल, ठीक है, सोशल टर्मिनोलॉजी सोशल दिया था एरिक एरिक्सन साहब ने दिया था, उसके अंदर टोटल 8 स्टेजेस थे, वेयर सिगमुंड फ्रॉइड के अंदर 5 स्टेजेस थे, ठीक है। फिर बिहेवियरल थ्योरी की बात करते हैं तो क्लासिकल एंड ऑपरेशन थ्योरी या फिर ऑपरेंट थ्योरी, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ने सिगमुंड फ्रॉइड की थ्योरी, ठीक है, फ्रॉइड की थ्योरी वैसे एरिक्सन, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले साइको सोशल हो गया, साइको सोशोलॉजिकल साइको सेक्सुअल हो गया, फिर साइको सोशल स्टेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी थ्योरीज थी, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो मेनली बच्चों पे किया गया था और फिर बच्चे से लेकर एडल्ट तक किया गया था। और इसमें जो थ्योरी देने वाले जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे, जो थ्योरी मतलब जो ग्रेट पर्सन जो थे ना, वो उनका कहना ये था कि ये जितने भी स्टेजेस होते हैं, ये एक चिल्ड्रंस के अंदर अगर प्रॉपर डेवलपमेंट हो, अगर प्रॉपर उसको अच्छे से डेवलप किया जाए तो वो एक अच्छा लाइफ फुट जिएगा, ठीक है। अगर इन स्टेजेस में कोई भी आगे पीछे हुआ या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के उसको शो अप होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिगमुंड फ्रॉइड की थ्योरी, ठीक है, सिगमुंड फ्रॉइड साहब बहुत बड़े वो हुआ करते थे फाउंडर। तो उन्होंने क्या दिया था टोपोग्राफिक मॉडल, ठीक है। टोपोग्राफिक मॉडल में उन्होंने कहा कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सब या प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है कि जैसे मान लो देखो, अगर मैंने तुम्हें कोई होमवर्क दिया, ठीक है, कि ये होमवर्क करके लाना है, तो वो क्या होगा, एक कॉन्शियस माइंड से मैं दे रहा हूँ, तो मैंने दे दिया तुम्हें। अब तुम घर पे गए 1 घंटे बाद तुम थोड़ा सा याद आ रहा तुम्हें, अरे सर ने होमवर्क दिया था 1 घंटे पहले, अरे सर ने होमवर्क दिया था अभी कर लूँगा, वो हो गया तुम्हारा प्री कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अनकॉन्शियस का मतलब क्या हो गया कि तुम रात में सो गए, तुम्हें पता ही नहीं कुछ, तुम्हें पता ही नहीं कि होमवर्क मैंने दिया था तुम्हें, तो ये हो गया अनकॉन्शियस। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। कॉन्शियस का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि आपका एक दोस्त है, उसने आपसे उधार लिया है 10 रुपये या फिर 1000 रुपये उधार लिया है, ठीक है, आपने आज दिया तो शाम तक का तो याद रहेगा, यार मेरे दोस्त को उधार दिया था, एक उधार दिया था, 1000 रुपये दिया था, 1000 रुपये दिया था, ठीक है, याद है। अब उसके 1 महीने बाद या फिर 7 दिन बाद क्या होगा, दिमाग से थोड़ा धीरे उतर जाएगा, मतलब भूल जाओगे तुम, तो वो क्या है, सबकॉन्शियस में चला गया। अनकॉन्शियस का मतलब क्या हो गया, भाई एकदम भूल ही चुके हैं, तुम्हारा जो दोस्त तुम्हारा पैसा जो लिया था वो तुम्हें भूल चुका है कि मैंने मुझे पैसे लौटाने भी हैं, ठीक है। तो सावधान, ऐसे दोस्तों को पैसा मत दिया करो, ठीक है। तो कॉन्शियस हो गया मतलब प्रेजेंट में, सबकॉन्शियस मतलब थोड़ा सा पीछे, अनकॉन्शियस मतलब बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल थ्योरी की बात करते हैं तो ईड, ईगो, सुपर ईगो होता है। ईड का मतलब क्या होता है, भाई मुझे तुरंत चाहिए, ईड का मतलब होता है कि मुझे तुरंत चाहिए मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है कि अगर उन्होंने कोई टॉय वगैरह देख लिया तो वो क्या कहते हैं कि नहीं मुझे अभी चाहिए, लड़ना शुरू कर देते ना मम्मा लोगों से लड़ना शुरू कर देते ना कि नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी दिलवाओ। तो वो क्या होता है, ईड का मतलब क्या होता है, ईड किस पे वर्क करता है, ईड वर्क करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, किस पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे,
ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब होता है जब तक उसको प्लेजर मिलता रहेगा वो अपने आप को और चाहेगा। जैसे मान लो अगर तुमने एक छोटे बच्चे को अगर तुमने एक टॉय ला के दे दिया, ठीक है, अगले दिन फिर उसको टॉय की दुकान पे लेके गए तो फिर क्या कहा, नहीं मुझे ये भी दो, ये भी दो, ये भी, तो क्या है वो प्लेजर, उसको प्लेजर मिल रहा है तो वो उसको अच्छा लग रहा है, तो वो हो गया ईड। ईगो का मतलब क्या होता है, वो होता है रियलिस्टिक प्रिंसिपल। क्या होता है रियलिस्टिक प्रिंसिपल, रियलिस्टिक प्रिंसिपल, रियलिस्टिक प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि जैसे मान लो ईगो, जैसे मान लो एक गरीब फैमिली है, ठीक है, एक गरीब फैमिली है, उसका एक छोटा बच्चा है, वो अगर गरीब फैमिली अपने बच्चों को एक एक टॉय के दुकान पे ले जाती है, ठीक है, टॉय के दुकान पे ले गई, तो वो क्या बच्चा टॉय खरीदेगा, खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पापा गरीब हैं, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ जहाँ पे इतने महंगे महंगे टॉयस खरीदे जा सके। तो वो ईगो है, रियलिस्टिक है, ठीक है, रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। सुपर ईगो का मतलब क्या हो गया कि एक सोसाइटी बेस्ड पे भी काम करता है। सुपर ईगो का मतलब क्या हो गया, मोरल कंप्रेस, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बिहेवियर, तुम ऐसा काम करोगे जो सोशली एक्टिव हो, अच्छा लगे सोशल लोग, मतलब कम्युनिटी में एक अच्छा काम करोगे, उस टाइप का होता है तुम्हारा सुपर ईगो, ठीक है। ये सारे तो हो गए हमारे स्ट्रक्चरल थ्योरी हो गए, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज, ठीक है, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल। अब उसके बाद हमें पता तो होना चाहिए कि भाई हम साइको सोशल पढ़ रहे हैं, तो साइको सोशल दिया किसने था, बताओ, स्टेजेस साइको सोशल किसने दिया था। तो देखो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस तो था ना, वो हमारे सिगमुंड फ्रॉइड साहब ने दिया था, सिगमुंड फ्रॉइड साहब ने दिया था, और ये जो साइको सोशल है वो हमारा दिया था एरिक्सन ने, ठीक है, इसने इसको दिया था हमारे एरिक्सन साहब ने, एरिक्सन, ERIKSON, एरिक्सन ने दिया था, इसको सिगमुंड फ्रॉइड ने दिया था, सिगमुंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है, सिगमुंड फ्रॉइड। अब उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि देखो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने पढ़ रखा है फर्स्ट सेम में और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, ठीक है, तो इसको हम एक समराइज वे में तुरंत खत्म, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखो थ्योरी ऑफ साइको सोशल स्टेज में सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आता है हमारा ओरल स्टेज, ठीक है। ओरल स्टेज में क्या होता है, ओरल स्टेज कौन से ईयर तक चलता है, तो 0 से 1.5, 1.5 साल तक, ठीक है। तो भाई ओरल स्टेज में क्या होता है, वो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब उस छोटे बच्चे को प्लेजर कहाँ से मिलेगा, सकिंग एंड बाइटिंग से, याद है ना, सकिंग एंड बाइटिंग से उसको प्लेजर मिलता है, प्लेजर डिराइव थ्रू द कैविटी या फिर ओरल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। अगर उसको अच्छे से सेक बाइट मिल रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। इफ़ द स्टेज डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, अब अगर हम इस ओरल स्टेज को प्रॉपरली डेवलप नहीं करवाएंगे तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, चिल्ड्रन के अंदर क्या हो सकता है, आगे चल के देख क्या कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, सिजोपेनिया एंड सब्सटेंस डिपेंडेंस एज वेल एज सिजोपेनिया। तो सिजोपेनिया हमें कहाँ से मिलता है, अगर उस बच्चे का ओरल स्टेज प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो हमें सिजोपेनिया देखने को मिलता है। एनल स्टेज जो होता है 1.5 से 3 साल के बच्चों में देखा गया है, कितने 1.5 से 3 साल के बच्चों में देखा गया, ठीक है, एनल स्टेज। अभी एनल स्टेज क्या होता है मेरे भाई, एनल स्टेज जो होता है वो होता है प्लेजर होल्डिंग एंड एक्सक्रीशन, बच्चे को होल्डिंग ऑफ यूरिन एंड एक्सक्रीशन में बहुत प्लेजर फील होता है, ठीक है। मेजर साइट ऑफ ग्रेटिफिकेशन इज एनल, इफ स्टेज इज नॉट डेवलप प्रॉपरली फिक्सेशन में अकर, अगर हम एनल स्टेज को मतलब क्या होगा, प्लेजर कहाँ से मिल रहा था, होल्डिंग ऑफ यूरिन एंड एक्सक्रीशन में उसको प्लेजर मिल रहा था। अगर ये स्टेज को हम प्रॉपर डेवलप नहीं करते हैं तो इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, अब अगर ये स्टेज अच्छे से डेवलप नहीं होता तो पेशेंट के अंदर आगे चल के ओसीडी देखने को मिलेगा और फिर ओसीपीडी मिलेगा, ठीक है। ओसीडी, अगर बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको ओसीडी होता है, तो ओसीडी क्यों होता है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी देखी जाए तो एनल स्टेज अगर उसका डेवलप नहीं हुआ अच्छे से तो हमें ओसीडी देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जो होता है वो 3 से 5 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, 3 से 5 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब फैलिक स्टेज क्या होता है, साइड ऑफ प्लेजर जेनिटल एरिया, साइड ऑफ प्लेजर क्या होता है, जेनिटल एरिया, इफ नॉट डेवलप क्या होगा, सेक्सुअल डेरिवेशन हो सकता है। तो ये फैलिक स्टेज जो होता है, ये फैलिक स्टेज में ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें क्या होता है ना कि अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दी ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। बच्चा क्या होता है, ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसमें ही हम दो क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मेल के लिए रहता है, ऑडिपस वाला जो रहता है वो मेल के लिए रहता है। मेल वाला क्या करता है, जो मेल चाइल्ड होता है ना वो क्या करता है, अपने मदर की तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है, वेरएज जो फीमेल चाइल्ड होती है, जो फीमेल वाली होती है ना, फीमेल, वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा। अगर ये स्टेज हम प्रॉपर डेवलप नहीं करवाते हैं पेशेंट के अंदर या फिर चिल्ड्रन के अंदर तो उसको क्या हो जाएगा, सेक्सुअल डेरिवेशन आगे चल के देखने को मिलेगा,
ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, उसको कहते हैं लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज होता है 5.5 से 11 5 से 6 एंड 11 to 13 ईयर्स में देखने को मिलता है, ठीक है।